चाइना ने तो अपना मकड़ जाल जो है वो भारत के इर्द गिर्द बहुत अच्छे से बिछा लिया है। मकड़ जाल में इन कंट्रीज को कस लिया है, ठीक है। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव्स है उनकी, फाइनेंशियल फंडिंग कर रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा है। पाकिस्तान में 4000 मेगावाट का पावर प्लांट लगा दिया, वो भिखारी नंगा देश, मतलब कंगाल देश जिसके पास पैसे नहीं है, वहां पे 4-5 हजार एक मेगावाट का पावर प्लांट लगाने में 6000 करोड़ रुपए लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, उस पर भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं। सर, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश, कहा यह जाता है कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो बांग्लादेश में जो परिस्थितियां बनी पिछले कुछ वक्त में, वो भारत के विरोध में थी। लेकिन अब जब चुनाव हुए हैं, बीएनपी ने चुनाव जीता है, तारिक रहमान बताए जा रहे हैं जो नए प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे। तो ऐसे में भारत किस तरह से इसे देखे, रणनीतिक तौर पर ये क्या भारत के पक्ष में रहने वाला है, जरा बताइए हमको। देखिए, ट्रेडिशनली ये माना जाता रहा है हिमांशु जी की अवामी लीग जिसकी अगुवाई शेख हसीना करती थी, ये अवामी लीग प्रो इंडिया था, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसकी अगुवाई खालिदा ये करती थी, खालिदा जिया। हाँ, खालिदा जिया, वो प्रो पाकिस्तान रहा है, प्रो वेस्ट रहा है। जबकि अवामी लीग जो है वो प्रो इंडियन पार्टी रही है। अब आपको मालूम है कि इस इलेक्शन के पहले अवामी लीग को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, इसके राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया, और वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को भाग के जो है भारत में शरण लेनी पड़ी। ऐसी स्थिति में यह उम्मीद करना कि अब जो चुनाव हुए हैं और 17 साल बाद वापसी हुई है रहमान साहब की बांग्लादेश में, हालांकि उनकी माताजी जो है उनका ही बोलबाला था उसके पहले तक, वही राष्ट्रपति रही हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका आना जो है ये भारत के लिए कोई बहुत शुभ संकेत है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मालूम है कि भाई शेख हसीना को जो है वो इन एब्सेंशिया फांसी की सजा सुनाई गई है, और बांग्लादेश में बच्चा बच्चा जानता है कि शेख हसीना जो है वो भारत में है, भारत ने इनको पनाह दी है। तो भारत के लिए जो नए अभी वहां पे राजनीतिक दल सत्ता में आएंगे, वो तो सबसे पहले डिमांड करेंगे कि भाई आप हमारे कोर्ट के फैसले का आदर करते हुए इनको जो है पहले आप हमारे सुपुर्द कीजिए, ठीक है। और शेख हसीना को जब आप बांग्लादेश को दे दोगे, उसके बाद में हम सोचेंगे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या रहमान साहब, तारिक रहमान जी, या उनकी माता जी जो है खालिदा जिया, कि भाई इंडिया के साथ में कैसे माहौल करने। परंतु पहला कंडीशन जो मुझे लग रहा है वो यही रहने वाला है कि आप शेख हसीना को हमारे सुपुर्द कीजिए, और मुझे लगता नहीं है कि भारत सरकार सुपुर्द करेगी। तो मुझे लग नहीं रहा है कि नई आने वाली पार्टी जो है वो किसी भी तरीके से प्रो इंडिया रहने वाली है। आपको पता है अच्छे से कि ये तारिक रहमान जी जो हैं, जो बेगम खालिदा जिया के सुपुत्र हैं, ये 17 साल से लंदन में रह रहे थे, और इनको मिस्टर 10% कहा जाता था, क्योंकि जब इनकी माता जी जो है वो सत्ता में थी तो ये हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर डील में 10% मांगा करते थे। तो ये और इसी चीज के ऊपर में जब शेख हसीना की सरकार आई और इनको लगा कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो ये अपना देश छोड़ के भाग गए और जाके लंदन में रहने लगे। अब वही वापस आके राष्ट्रपति पद पे बैठेंगे, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाई वही शेख हसीना जो इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली थी, उन्होंने जिस देश में पनाह ली है यानी कि भारत, उसके साथ में रहमान साहब जो है वो अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, अच्छे संबंध बनाएंगे। ये तो अपने आप में ऐसा सोचना भी जो है वो गलत राह पे हमको लेके जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया और बांग्लादेश के संबंध जो है आने वाले दिनों में सुधरेंगे। जी हिमांशु जी। अच्छा, पाकिस्तान के साथ जो नजदीकी, जो जैसे कि आपने बताया, जो ये पार्टी है इनकी, इसकी रही है, लेकिन अभी चुनावी भाषण ये दे रहे थे रहमान साहब, कह रहे थे ना दिल्ली ना पिंडी, बांग्लादेश सर्वोपरि। तो ये नारा जो है क्या असल में मुकम्मल कर भी पाएंगे पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ में? जिस तरह से चाइना का डिस्ट्रैक्शन मतलब बढ़ रहा है, वो हर तरफ जो है अपनी जमीन फैलाना चाहता है। तो जिस तरह से श्रीलंका में किया, जिस तरह से नेपाल में किया, बांग्लादेश में नई सरकार अब आ रही है, तो क्या
चीन से ये बच पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तो चाइना अपना बढ़ा ही रहा है। जो पहले सार्क कंट्रीज कही जाती थी, 2014 के बाद तो मेरे ख्याल से सार्क की कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। तो सार्क कंट्रीज के अंदर में, हर कंट्री के अंदर में चाइना ने जो है वो बड़ी ही मजबूती के साथ में जो है वो अपने कदम रखे हैं। ये सारी कंट्रीज भारत से एक तरफ से छिटकी हैं, पीछे की तरफ गई हैं। और इसका हमको एग्जाम्पल जो है श्रीलंका में नजर आया है। श्रीलंका में पहली बार लेफ्ट का राष्ट्रपति बना है, यानी लेफ्टिस्ट पार्टी का, जिसके 1 या 2% वोट हुआ करते थे, ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी का व्यक्ति जो है आज श्रीलंका की गद्दी पे विराजमान है। तो ये आपको और मेरे को समझने में कतई देरी नहीं करनी चाहिए कि बिना चाइना के मदद के ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। बांग्लादेश में हमने देखा कि किस तरीके से जो है शेख हसीना खुद अपना देश छोड़ के भाग के आके भारत में उन्होंने पनाह लिए, शरण लिए। तो अगेन वो प्रो इंडियन थी। अब वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट चली गई तो जाहिर सी बात है कि भाई चाइना जो है वहां पे अपना दखलंदाजी बढ़ाएगा। पाकिस्तान हमेशा से चाइना की गोद में बैठा रहा है, इंडिया को कंटेन करने के लिए, इंडिया को संभालने के लिए। तो ये भी गया। नेपाल, आपको पता ही है कि भाई नेपाल जो है, इसमें पिछले साल क्या हुआ है, क्या दुर्दशा उस राष्ट्र की रही है। ठीक है। और वहां पे हमको मालूम है कि पूरी तरीके से वेस्टर्न पावर यानी अमेरिका, ब्रिटेन और साथ ही चाइना, इन लोग का अपना खुद का इंटरेस्ट है। इसके कारण से इंडिया वहां भी पीछे कहीं छिटकता चला आ रहा है। मालदीव्स में हमने देखा था 2024 में कितने बुरे संबंध हो गए थे हमारे। लक्षद्वीप को हमने प्रमोट करने के प्रयास किया, कोशिश किया। मालदीव के लोगों ने कई इंडियन कंपनीज को बाहर का रास्ता दिखाया, वहां की सत्तारूढ़ पार्टी ने। तो कहने का अर्थ है कि भूटान को यदि हम छोड़ दें तो आज की डेट में भारत के साथ में कोई भी देश, बहुत सार्क का जो मेंबर कंट्री है, वो बहुत ही शक्ति के साथ में खड़ा नजर नहीं आ रहा है। भूटान भी यदि चाइना आंख दिखाएगा तो भूटान भी पीछे हट जाएगा। तो चाइना ने तो अपना मकड़ जाल जो है वो भारत के इर्द गिर्द बहुत अच्छे से बिछा लिया है। मकड़ जाल में इन कंट्रीज को कस लिया है। ठीक है। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव्स है उनकी, फाइनेंशियल फंडिंग कर रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा है। पाकिस्तान में 4000 मेगावाट का पावर प्लांट लगा दिया। वो भिखारी नंगा देश, मतलब कंगाल देश जिसके पैसे नहीं है, वहां पे 4-5 हजार 1 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने में 6000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की तो मदद ऐसी मिल गई इनको। श्रीलंका जैसे देश में हब्बन टोटा नाम का इतना बड़ा पोर्ट जो है वो चाइना ने बना दिया, 99 साल की लीज ले ली। बांग्लादेश के अंदर में कई प्रोजेक्ट्स जो है वो चाइना कर रहा है। नेपाल में कई प्रोजेक्ट्स चाइना कर रहा है। तो चाइना ने ऑलमोस्ट खरीद ही लिया इन सारे राष्ट्रों को, आप ऐसे समझ लीजिए। तो भारत के तो गिरफ्त से ये सारे राष्ट्र बाहर चले गए और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अब जो आपने एक प्रश्न, ये था आपके प्रश्न में चाइना के इन्फ्लुएंस के बारे में। दूसरा प्रश्न जो आपका था वो था तारिक रहमान जी के बारे में, कि भाई तारिक रहमान जी जो आए हैं तो कितने, मतलब भारत इसको कैसे देखे। देखिए, दो चीजें हैं। ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है इसमें आप ये देखिए कि जमात भी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। जमात जो है वो कोई तालिबान से कम नहीं है। बांग्लादेश का जो जमाती इस्लाम है वो तालिबानी टाइप ही वो लोग हैं, एकदम कट्टर, एकदम क्रूर लोग हैं। ठीक है। और ये एंटी वेस्टर्न है, एंटी इंडियन है। और आपने देखा कि कुछ दिनों पहले किस तरीके से एक हिंदू मजदूर को जो है, लेबर को जो है, इन लोगों ने पेड़ पे टांग के जला दिया। तो ये जमात को और उसकी गठबंधन वाली पार्टियों को 70 सीट मिलना ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए। भले ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसको 209 सीट मिले, तो आप देखिए 290 में या 299 जो भी संख्या है उसमें 299 में 279 सीट जो है वो तो कंप्लीटली एंटी इंडियन जो पार्टीज हैं उनके खाते में गई है। ठीक है। और एंटी इंडिया और जमात को ले ले तो एंटी हिंदू, वो इंडिया यानी हिंदू ही मानते वो लोग। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब हमारे लिए गंभीर इशू है। आज यदि आप देखें तो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया के बाद में चौथा सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया में बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट इंडिया इज नॉट ए मुस्लिम कंट्री। बट यदि हम देखें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी जो है वो इंडोनेशिया में है, उसके बाद सेकंड नंबर पे पाकिस्तान में है, थर्ड नंबर पे नाइजीरिया में है और चौथे नंबर पे बांग्लादेश आता है।
तो बांग्लादेश जो है वो काफी ज्यादा, अब आप ये देखिए कि कट्टरपंथ की तरफ ना बढ़े, इस पे हमें ध्यान देना होगा। आपको पता है कि वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो अपने फायदे के लिए, अमेरिका ब्रिटेन के अपने फायदे के लिए जो है, इन्होंने हमेशा समय समय पे जो है वो कट्टरपंथियों को, चरमपंथियों को जो है वो बढ़ावा दिया है। मुझे डर यही है कि कहीं ये कट्टरपंथी और चरमपंथी जो है भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल जो है ये वेस्टर्न पावर या चाइना ना करें। चाइना का अभी तक एग्जाम्पल मिला नहीं है, बट वेस्टर्न पावर्स जो है वो तो टाइम टू टाइम जो है, चाहे तालिबान हो, चाहे उसामा बिन लादेन हो, मतलब इन्होंने टाइम टू टाइम जो है कट्टरपंथियों चरमपंथियों को मदद की है। तो वही स्थिति दोबारा से हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है वो ना अपनाई जाए, इसकी मुझे चिंता। जैसा कि आपने कहा अपने इसमें कि आप अपने पड़ोसियों को तो बदल नहीं सकते हो, आप मित्र बदल सकते हो पर पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हो। तो वही चीज की चिंता है कि एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स रखने वाली पार्टी जो है वो सारी पार्टियां अभी बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रूप से उभरी हैं, तब जब भारत ने ही इसको आजादी दिलाई है बांग्लादेश को। बांग्लादेश बना है भारत की मदद से, भारत नहीं यदि मदद करता तो आज बांग्लादेश नाम का देश नहीं होता। तो कहने का अर्थ है कि इतनी मदद करने के बाद भी यदि हमारे साथ में किसी भी तरीके की गलत हरकतें होती हैं तो हमें अपनी विदेश नीति जो है उस हिसाब से फिर नई तरीके से बनानी होगी। ये मान। अच्छा, एक और चीज निकलकर सामने आई है, एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी। ये जब जुलाई और अगस्त 2024 में जब वहां पर सत्ता विरोधी छात्र आंदोलन हुआ तो उसकी अगुवाई एक तरह से की गई छात्रों के द्वारा और वहां से ये पार्टी निकली। लेकिन इस चुनाव में सिर्फ 2 सीटें उसे मिली हैं। तो जनता भी ऐसे लोगों को जो उत्पात मचा रहे हैं या फिर सत्ता के लिए कहीं से इन्फ्लुएंस्ड होकर देश को अराजकता की आग में झोंक रहे हैं, पसंद नहीं कर रही है। 2 सीटें आना ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता को भी लगता है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ। जिस तरह से दिक्कतें हुई हैं बांग्लादेश में, आर्थिक तौर पर आप देखिए या फिर सामाजिक तौर पर देखिए, जो डिसबैलेंस हुआ है वो सही नहीं है। और शायद यही इमोशन रहे कि दूसरी तरफ जो है बीएनपी खड़ी थी, उसने फायदा उठाया क्योंकि शेख हसीना की पार्टी तो बिल्कुल चुनाव में थी ही नहीं, उसको तो बैन ही कर दिया था। नहीं, मेरा थोड़ा अलग टेक है इसमें। देखिए हिमांशु जी, पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है, इलेक्शंस जो होते हैं वो लड़े जाते हैं आपके संगठन के दम पे, और संगठन समय के साथ में परिपक्व होता है, ठीक है। और संगठन खड़ा करने के लिए, बड़ा करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है पैसे की जरूरत और दूसरा होता है कैरिस्मेटिक लीडर की जरूरत। अब जब बांग्लादेश में जो ये मूवमेंट हुआ था स्टूडेंट्स का, इसमें कोई कैरिस्मेटिक लीडर था ही नहीं, कोई करिश्मा जो हो वो तो हमको देखने में ऐसा कोई जो है बहुत ज्यादा फायर ब्रांड लीडर कोई उभर के आया हो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, ये तो हमको नजर आया नहीं। तो जो 2 चीजें लगती हैं किसी भी पार्टी को खड़ा करने के लिए, पहला संगठन और पैसा, वो नहीं है जो जिनकी आप बात कर रहे हो, और दूसरा जो है कोई ऐसा करिश्माई लीडर जो है इस मूवमेंट से उभरा नहीं जिसके पीछे लोग लामबंद हो। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का इतिहास बहुत लंबा है। रहमान साहब के पिताजी जो थे, तारिक रहमान जी के पिताजी जो थे, 1977 से 1981 तक वो राष्ट्रपति रहे हैं बांग्लादेश के। तो ये पार्टी जो है इसका आप ये समझ लीजिए कि भैया 50 साल का लगभग जो है एक ट्रैक रिकॉर्ड है। 50 साल में इन्होंने ना जाने कितने कार्यकर्ता जो है वो अपने बिल्ड किए हैं, ना जाने कितने जो है इनके अनुषांगिक संगठन होंगे, कितने छोटे छोटे संगठन होंगे इनके, म्युनिसिपैलिटीज में, पंचायत में ना जाने कितने सपोर्टर्स होंगे। तो ये जो 50 साल में संगठन खड़ा हुआ है, आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि 1.5 साल 2 साल के अंदर में कोई स्टूडेंट मूवमेंट चालू हुआ जिसका कोई करिश्माई लीडर नहीं था, जिसका पैसा नहीं है, जिसके पास कोई संगठन नहीं है, वो सडनली आके जो है देश की सत्ता पे काबिज हो जाए। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि लोगों ने कुछ बहुत सोच के वोट दिया है, लोग इतना सोचते नहीं है। लोग देखते हैं कि मेरे घर पे, मेरे दरवाजे पे कौन वोट मांगने आ रहा है, लोग देखते हैं कि टीवी में कौन सी पार्टी के एड्स चल रहे हैं, लोग देखते हैं कि अखबारों में कौन से नेताओं की फोटो छप रही है, उसके हिसाब से वो वोटिंग करते हैं। लोग को इतने समझदार नहीं रहते कि भाई वो देखे कि रिवोल्यूशन लेके जो आए हैं हमें उनका साथ देना है। यदि ऐसा ही होता तो भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के आगे भारत में क्यों नहीं बढ़ी? कारण यही है कि किसी भी पार्टी का, चाहे कोई भी देश हो, आगे बढ़ाने के लिए लगता है संगठन, लगता है पैसा, लगता है करिश्माई लीडर, और वो सारी चीजों की कमी थी
जो 2024 के स्टूडेंट मूवमेंट्स के थ्रू हमने देखा कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ, आप स्पॉन्टेनियसली रिवॉल्यूशन तो ला सकते हो, पर रिवॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए जो है आपको फिदेल कास्ट्रो जैसा लीडर चाहिए। फिदेल कास्ट्रो हो, ह्यूगो चावेज हो, तब तो जाके जो है आप ची गुवेरा हो, तब तो जाके आप ये समझे कि भैया जो रिवॉल्यूशन आया है वो काफी दिनों तक सशक्त रूप से खड़ा होगा और सत्ता में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट देगा। परंतु यदि कोई कैरिस्मेटिक लीडर आया ही नहीं है, संगठन बना ही नहीं है, पैसे है ही नहीं, अखबारों में फोटो छप ही नहीं रही है, घर घर जाके आप वोट मांग ही नहीं रहे हो, तो फिर कैसे सोच सकते हो कि आप इलेक्शन जीतने वाले हो? जी हिमांशु जी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए, और बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिश्ते अभी तक बिगड़े हैं उस पर जो है अब क्या हो सकता है ये बताने के लिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए सरकार क्या कदम उठाती है या फिर किस तरह से रिश्ते बिल्ड होते हैं नई सरकार के सहारे। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।